द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए अपना 7वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। उस कॉपी पर 1 से लेकर 50 तक नंबर लिखे होने चाहिए, जिससे आपके जो प्रश्न सही होंगे उसके आगे सही का निशान और जो प्रश्न आपके गलत होंगे उसके आगे गलत का निशान लगा लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल 50 नंबरों में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और दूसरा काम आपको ये करना है कि हम लोग जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ प्रश्न को ही पढ़ेंगे, उसका विकल्प नहीं पढ़ेंगे। विकल्प आपको पढ़ना है और 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देने की कोशिश करना है। तो जिस प्रकार आप अपनी परीक्षा में एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, सेम उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर यहाँ पर हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग लाइव टेस्ट देने वाले हैं। तो चलिए अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो हमारा पहला प्रश्न है, बॉक्साइड किसका अयस्क होता है। पहले प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बॉक्साइड किसका अयस्क होता है। इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है। 5 सेकंड का आपके पास समय है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। लोहा, तांबा, सोना और एल्युमिनियम में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग है। यानी कि प्रदूषित जल के पीने से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। 5 सेकंड का आपके पास समय रहेगा। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदूषित जल के पीने से हैजा रोग होता है। यानी जल जनित रोग कौन सा है, हैजा है। तीसरे नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन तना है। ये जो खाने की चीज़ें लिखी गई हैं इसमें से कौन सा तना है, ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अदरक। अदरक हमारा तना होता है। और आलू के बारे में भी याद रखिएगा कि आलू भी तना ही होता है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न पर। कुनैन एक दवा होती है, ठीक है। ये कुनैन जो है एक दवा है, किससे बनाई जाती है, सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है। आपको ये बताना है कि सिनकोना के किस प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यानी सिनकोना का जो पेड़ है उसके किस भाग से ये कुनैन की दवा बनाई जाती है, ठीक है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जो कुनैन की दवा है उस सिनकोना पेड़ के किस भाग से बनाई जाती है। ये 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं। विकल्पों को ध्यान से देखिए और 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, छाल। जो सिनकोना पेड़ होता है उसकी छाल से कुनैन की दवा बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, लौंग के बारे में बात करते हैं। लौंग क्या है, ठीक है। लौंग के बारे में आपको बताना है कि लौंग क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लौंग सूखे फल होते हैं। तो लौंग सूखे फल होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है विज्ञान का, मानव शरीर का जो तापक्रम होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपको चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़कर इसका आंसर देना है। इसके लिए हम लोग थोड़ा समय बढ़ा देते हैं और समय को 10 सेकंड कर देते हैं। तो मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो मनुष्य के शरीर का जो तापक्रम होता है वो घटता बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको बुखार आ जाएगा और घट जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो तापक्रम जो हमें होता है वो स्थिर रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और संविधान, यानी कि अब हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों पर चलते हैं। संविधान के किस सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो देखिए, ये जो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं ये घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं। तो अगर आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या जानना चाहते हैं, तो इस घटना चक्र की बुक को आप अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। और इसमें जो प्रश्न दिए गए होते हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए गए होते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको इतना बताना है कि अगर कोई नए कानून पर कानून बनाना हो तो वो कौन बना सकता है,
ठीक है। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? आंसर देने की कोशिश करिए। तो 7वें प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद। संसद ही कानून बनाने का अधिकार रखती है। सर्वोच्च न्यायालय, विधानमंडल और क्षेत्रीय परिषद कभी भी कानून नहीं बनाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। एक मिनट। हाँ, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो कभी कभी ऐसा होता था पहले कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते थे, लेकिन फिर संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया कि लोकसभा में जितने सदस्य रहेंगे उसके 15% से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री नहीं बन सकते हैं। ऐसा किस संविधान संशोधन में किया गया है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 91वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मतदान सब लोग देते हैं, यानी कि वोट देने का अधिकार सभी को है। आपको बताना है भारत में मत देने का जो अधिकार है वो निम्नलिखित किन अधिकारों के अंतर्गत आता है, यानी किस अधिकार के अंतर्गत आप लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, यही आपको बताना है। प्रश्न आसान है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक अधिकार। जो मत देने का अधिकार है वो भारत में एक वैधानिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, संसद के बारे में बात करते हैं कि संसद का जो शून्यकाल होता है वो कितने बजे से कितने बजे के बीच में होता है। ये सब जो प्रश्न चल रहे हैं ये पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। शून्यकाल का समय आपको बताना है। उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में शून्यकाल का समय होता है। 11वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो कि निरंजना नदी के किनारे बसा हुआ है? ऐसा कौन सा बौद्धों का पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी के किनारे बसा हुआ है? विकल्पों को ध्यान से देखिएगा और 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन है भैया? ऑप्शन नंबर ए, पिनाकी चंद्र घोष हैं। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न है, ये भी बहुत ही आसानी है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हैं? सबको पता है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं अपने 14 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित आंदोलनों में से गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं? किस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1906 के आसपास की घटना है। उस समय महात्मा गांधी भारत में थे ही नहीं, ठीक है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता नहीं है? इस नहीं शब्द पर विशेष रूप से आप नज़र गड़ाए रहिए कि नरम दल के नेता नहीं हैं। ऑप्शन सारे देखकर आंसर बताने की कोशिश करिए। तो जो भैया गरम दल के नेता होते हैं ना, वो 3 लोग बहुत प्रसिद्ध थे, लाल, बाल, पाल। लाल कहाँ हैं? यहाँ हैं, देखिए लाला लाजपत राय। बाल कहाँ हैं? यहाँ देखिए बाल गंगाधर तिलक। और पाल कहाँ हैं? यहाँ देखिए बिपिन चंद्र पाल। तो लाल, बाल, पाल ये लोग क्या थे? गरम दल के नेता थे। बचे कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद गरम दल के नेता नहीं थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न पर और 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, आप स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ पर है ये आपको बताना है।
तो 16वें नंबर में जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो सचिवालय है वो भारत में है। आगे कुल कुछ किताबों के नाम लिखे गए हैं, उनके लेखक के नाम लिखे गए हैं और आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इस नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बार बार यहीं पर स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि कौन गलत लिखा गया है, ये आपको बताना है। इधर आपके पुस्तक के नाम है, उधर आपके लेखक के नाम है, ध्यान से पढ़ लीजिए। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, जो कपूर मंजरी थी उसको हर्ष ने नहीं लिखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर पे चलते हैं। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, ये आपको बताना है। मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? तो 18 नंबर का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई। ताराबाई मराठों का नेतृत्व कर रही थी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 19 नंबर के प्रश्न में आपको लिखा गया है निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी, यानी कि ये जो 4 कॉलेज के नाम लिखे गए हैं इसमें सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज। जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में है वो इन चारों विकल्पों में सबसे पुराना कॉलेज है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर और झीलों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर झीलों के बारे में लिखा गया है और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी कि जो एग्जैक्ट सही सुमेलित है वो आपको बताना है कि कौन सी झील कहाँ पर है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कोलोरू झील है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में है, यही बिल्कुल सही सुमेलित है और बाकी की ए, बी और ये डी वाला बिल्कुल गलत है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपसे कहा है कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठे रहिए और वहाँ पर प्रश्नों पर टिक करते जाइए कि जो प्रश्न आपके सही होते हैं उस पर आप सही के निशान, जो आपके गलत होते हैं उसके पर आप गलत के निशान लगाते जाइए। यहाँ पर एक काम आपको और करना है, प्रैक्टिस सेट लगाते समय ये काम विशेष रूप से करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। काम ये है कि जो टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, कोई ऐसा टॉपिक मिलता है तो उसको आप नोट कर लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है। जैसे यहाँ पर अभी टॉपिक क्या मिला, झील। तो अभी भारत की झीलों के बारे में आपने नहीं पढ़ा है कि कौन सी झील कहाँ पर है, किस राज्य में है, कौन सी खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की है, तो उसको आपको पढ़ना है। तो अगर आपने झील नहीं पढ़ा है तो झील वहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि आपको झील अभी क्या करना है, पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से जो टॉपिक आपको मिलते जाएं उस टॉपिक को नोट करिए। क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आपने मान लीजिए इस प्रश्न का आंसर आप नहीं दे पाए तो यहाँ पर नोट कर रहे हैं लोनार झील कहाँ पर है और नक्की झील कहाँ पर है, तो ये आप नोट कर रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। टॉपिक नोट करना है कि हमें अभी ये टॉपिक पढ़ना है, फिर आप अपने लूसेंट की बुक से, लूसेंट की बुक पर्याप्त है इस परीक्षा के लिए, लूसेंट की बुक से आप पढ़ लीजिएगा बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। 21 नंबर पे चलते हैं। अपने प्रदूषकों के मानक निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कुल मिला के आपको इतना बताना है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। 22 नंबर पे चलते हैं। भारत में अधिकांश जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है वो कहाँ से किया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से होता है, यही आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई हाई से भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अगर आपने दक्षिण भारत के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा भूगोल में तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 24 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? यानी कि इन 4 विकल्पों में से
कोई एक ऐसा नहीं है जो प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता हो, तो वो कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सड़कें। सड़कें प्राकृतिक रूप से तो बनाई नहीं जाती, इसको तो मानव बनाता है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, वन है, जल है, खनिज है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? यानी कि जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो किसके विरुद्ध चलाया गया था? आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वन कटाई। जो वनों की कटाई हो रही थी उसी के विरुद्ध चिपको आंदोलन चलाया गया था और ये आपके उत्तराखंड में चलाया गया था। 26 नंबर पर चलते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो कुल मिला के आपको यही बताना है कि जो इको मार्क लगाया जाता है वो किस प्रकार के उत्पादों पर लगाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होना। तो जो उत्पाद पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उन्हीं पर इको मार्क का निशान लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कुल मिला के आपको यही इतना बताना है कि भारत में जो विद्युत का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा किससे किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वो पानी से किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जल विद्युत ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? यानी कि ऐसा कौन सा इन चारों विकल्पों में संसाधन है जो संवेदनशील है, जिसके बारे में हमें सोचना समझना पड़ेगा। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार ये संवेदनशील विषय हैं। बाकी के सभी जो हैं वो विज्ञान की प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, चाहे वो औद्योगिक संसाधन हो, चाहे भौतिक हो और चाहे वो सामाजिक संसाधन हो। आगे बढ़ते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न पर। जनगणना का प्रश्न यहाँ पर भी है, यानी कि आपको जनगणना 2011 रट लेनी है। तो कहा गया है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? देखिए प्रश्न तो बहुत बड़ा है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा है कि सर्वाधिक जनसंख्या का राज्य कौन सा है, और ये सबको पता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30वें नंबर पर चलते हैं। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है? विश्व की टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है, ये आपको बताना है। अगर आपने भारत का भूगोल पढ़ा होगा, लूसेंट की बुक से ही पढ़ा होगा, तो ये चौथी या पाँचवीं लाइन में लिखा रहता है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये किस वर्ष दिया गया था, यही आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 32 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया है? तो कुल मिला के इतना बताना है कि जो सन्यासी विद्रोह था उसके बारे में किसने लिखा है। आपको ध्यान होना चाहिए, जो सन्यासी विद्रोह था वो आनंद मठ पुस्तक में बताया गया है, और ये आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी थी। 33 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? यानी कि इन चार जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें किस आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भागीदारी किया था? विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी थी। 34 नंबर पर चलते हैं और 1 मिनट का हमें समय दीजिए। हाँ,
1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 में किसका विद्रोह हुआ था? हिंदू और मुसलमानों का मोपला विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। चलिए हम यहाँ पर राज्य का नाम बता देते हैं। राज्य कौन सा है? केरल। ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। लेकिन केरल राज्य का नाम नहीं दिया है, बल्कि यहाँ जगह का नाम दिया गया है। तो केरल में किस जगह पर हुआ था ये आपको बताना है। तो अब तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि केरल में कौन सी जगह है? मालाबार। तो मालाबार में ही मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 35 नंबर के प्रश्न पर। सूचकांक रेजिडेक्स किससे संबंधित है? जो सूचकांक हमारा निकाला जाता है रेजिडेक्स, वो किससे संबंधित है यही आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है अर्थशास्त्र का। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि कीमत। भूमि कीमत से ही हमारा जो संबंधित सूचकांक है रेजिडेक्स, ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न पर और 1 मिनट का समय दीजिए। 36 नंबर के प्रश्न में लिखा है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बहुत बड़ा नाम है इसका, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। नोएडा में ये संस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामुदायिक विकास का जो कार्यक्रम था वो भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 38 नंबर में आपको बताना है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए अपने 39 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ से हमारा करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाता है। करंट अफेयर्स में आपको हमने पहले भी बता दिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये घटना चक्र की बुक है, इसमें डिटेल में दिया गया है, तो इतने ज़्यादा डिटेल में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सारे पुरस्कार, सारे सम्मान, किस देश में कौन सी घटना हो रही है, किसको कौन सा इनाम मिला है, अगर खेल में जाते हैं तो कौन जीता है, कौन हारा है, किसको कौन सी ट्रॉफी मिली है, बस इतना ही पढ़ना है। ऊपर ऊपर पढ़ना है, डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। तो चलिए इनका करंट अफेयर्स देखते हैं। 23 नवंबर 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया? तो जो उमंग ऐप है उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्जन किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। और ये घटना है 23 नवंबर 2020 की। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर प्रसाद के द्वारा उमंग ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के बारे में बात करते हैं। नौसेना के प्रश्न आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, क्योंकि भारतीय सेना आजकल इतने काम कर रही है ना, चाहे वो डीआरडीओ के माध्यम से हो, नए नए रॉकेट बनाना हो, चाहे इसरो के माध्यम से हो, चाहे भारतीय सेना के बारे में कुछ लिखा गया हो, 1 या 2 प्रश्न मिलना 100% है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल किया गया पनडुब्बी रोधी अस्त्र, जिसका नाम है वरुणास्त्र, को बनाने में जो तकनीक प्रयुक्त की गई है वो किस देश से लिया गया है, आपको यही बताना है। वरुणास्त्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो उसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, वरुणास्त्र किसी भी देश के सहयोग से नहीं बनाया गया है। वरुणास्त्र एक स्वदेशी तरीके से बनाया गया है। 41 नंबर पर चलते हैं। 26 नवंबर 2020 को क्या हुआ था कि देश भर में संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया गया ये भी डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 2020 को। केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? आपको बताना है कि जो संविधान दिवस मनाया जाता है ये कब से मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने 42 नंबर के प्रश्न पर। 19 नवंबर 2020 को क्या हुआ था? 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी।
ठीक है। और ये कब आयोजित की गई थी? 19 नवंबर 2020 को। तो कब आयोजित की गई थी? देखिए अब ये तो प्रश्न गजबी प्रश्न हो गया। ये 42 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका गजबी प्रश्न है, क्योंकि देखिए पूछा क्या जा रहा है, कब आयोजित की गई, और यहाँ पर डेट तो लिखा ही है ना 19 नवंबर 2020, और यही आपके ऑप्शन में भी है। तो यानी कि ये तो कुल मिला के प्रश्न ही गलत है, ठीक है। तो घटना चक्र वाले भी कभी कभी गलती कर देते हैं कि प्रश्न में ही आंसर दे देते हैं और वही प्रश्न फिर पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न पर। हाल ही में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई थी? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष में ही नष्ट किया जा सकता है, ऐसी क्षमता किसने अर्जित किया है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी को इन सब चीज़ों की जानकारी होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका ने यह क्षमता अर्जित किया है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर आप देख रहे हैं रीजनिंग का प्रश्न है। 45 नंबर का प्रश्न भी रीजनिंग का ही प्रश्न है। 46 नंबर, 47, 48 नंबर और ये 49 नंबर के जो प्रश्न हैं ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। और रीजनिंग के प्रश्नों में हम लोग करते क्या हैं, इनको समझाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये मान के सॉल्व कराया जाता है रीजनिंग के प्रश्न कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी SSSC की तैयारी करते हैं, तो वो लोग बीएड या बीटीसी भी किए होते हैं, तो इस प्रकार शिक्षक भर्ती का ही फॉर्म भरते हैं, तो उनके लिए तो रीजनिंग कुछ भी नहीं है। वो तो 5, 6 या 7 नंबर के जो भी रीजनिंग के प्रश्न आएंगे उनको तो बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें रीजनिंग नहीं आती है, तो उनके लिए रीजनिंग समझाना पड़ता है, इसलिए रीजनिंग के प्रश्नों की हम लोग अलग से वीडियो बनाते हैं। तो उस वीडियो के माध्यम से आप सारे रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। अभी हम लोग अपना आज का आखिरी प्रश्न और 50वें नंबर का प्रश्न सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 22 फरवरी 2021 को, 22 डेट याद रखिएगा, 22 फरवरी 2021 को डीआरडीओ ने कहाँ से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए थे? तो कहाँ से किए थे ये आपको बताना है। और कौन सा परीक्षण? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया था और किया किसने था? डीआरडीओ ने। तो 50वें प्रश्न का आखिरी प्रश्न है, इसलिए विकल्प भी हमारा आखिरी ही होगा और हमारा आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार से यह सफल परीक्षण। तो आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोगों ने अपने 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई मित्र भी जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम लोग यूपी टेट और यूपी SSSC पैट के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।